ग्रुप एंड रिंग्स वाली जो आपकी किताब है सेमेस्टर 5 की, चैप्टर नंबर उसका 5 कर रहे हैं, रिंग्स एंड फील्ड। यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से बिगिन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। तो पहली बात तो ध्यान रखना, रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा एक नंबर होता है। ठीक है, आप रिंग के किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो और आंसर 0 आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स या रिंग ऑफ रैशनल्स हम लेते हैं तो हम किसी भी इंटीजर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमेशा 0 आए, 0। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0। लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 ही हमेशा भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे हम इसको एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक एस सेट दे रखा है, ये आपके ऑपरेशंस दे रखे हैं। तो इस सेट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये ऑपरेशन लगाओगे कि आंसर 0 आ जाए। तो जब आप इस सेट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट्स ये बन जाएंगे, और जब इन एलिमेंट्स पे आप इन दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 6 हो गई। तो एज अ जनरल रूल हम लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इस तरह से कोई सेट दे रखा है और इस तरीके के एलिमेंट ये सेट है, ये इस तरीके के ऑपरेशन है, तो जो ये n है ना, इस n की वैल्यू क्या होगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी उस रिंग के लिए। 4 थ्योरम दे रखी है इसके ऊपर। पहली थ्योरम में क्या है कि आपको एक रिंग विद यूनिटी दे रखी है, लेट दैट रिंग विद यूनिटी बी R। तो रिंग विद यूनिटी का मतलब इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो जनरली 1 होता है। तो इसमें क्या बोला गया है, बेसिकली इसमें ये बोला गया है आपका कि अगर आपका इस आइडेंटिटी का यानी कि 1 का ऑर्डर अगर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक इस रिंग की भी 0 है, और अगर उस 1 का ऑर्डर 0 नहीं है, n है, तो उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक भी n है। ये प्रूफ करना है। तो देखो, अगर ऑर्डर इस 1 का 0 हो गया तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी एलिमेंट को एक रिंग के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 0 होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। अगर इस 1 का ऑर्डर 0 नहीं है, वो हमने n मान लिया, तो 1 का ऑर्डर n है, इसका मतलब आपने 1 पे n बार ऑपरेशन लगाया तब आंसर 0 आ रहा है। और यहाँ पे जो रखा है एडिटिव ग्रुप, इसका मतलब आपने 1 को n बार ऐड करा तब आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, और 1 को n बार ऐड करने का मतलब 1 को n से मल्टीप्लाई कर देना। 2 को आप 4 बार ऐड कर रहे हो तो आंसर 8 आ रहा है, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। ठीक है, तो इसमें भी ये चीज़ है कि भाई अगर a को जो एलिमेंट है R का, उसको आप n टाइम्स क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तब जाके आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, n हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो थ्योरम नंबर 2। इसमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इंटीग्रल डोमेन R। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी 0 है या 0 से बड़ी है, और वो डिपेंड करती है किस पे, ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डिंग एज अ मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ R इन 0 और n। तो सिंपल सी बात है, क्या है, हमने एक रिंग उठाई है, बेसिकली एक इंटीग्रल डोमेन उठाया है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन R आपको दे रखा है, हमने वो उठाया है, और इसका आपने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाया है A। ठीक है, अगर उस A का, जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है R का, उस A का ऑर्डर अगर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 है। और अगर उस A का जो ऑर्डर है वो 0 नहीं है, वो मान लो कुछ और है, n है मान लो। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वो भी n है, ये आपको प्रूफ करना है, सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन है। तो देखो, अगर इस A का ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक तो 0 हो गई, क्योंकि सिंपल सी बात है, A को किसी A जो है उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R क्या होगी, 0। अब हम मान लेते हैं जो ऑर्डर है A का वो 0 नहीं है, वो क्या है, n है। तो अब हमें प्रूफ करना है जो कैरेक्टरिस्टिक है R की वो भी क्या है, n है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस R में से एक और नॉन जीरो एलिमेंट उठा लेते हैं B। ठीक है, अब n A इक्वल टू 0 आएगा। मतलब सिंपल सी बात ये तो है ही कि भाई A को जब आप n टाइम, मतलब A में n मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है ना। ठीक है, अब इस n को मल्टीप्लाई कर दो पीछे B से, n को A टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि ये चीज़ है। फिर B को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे B पीछे से कॉमन था, यहाँ A आगे से कॉमन ले लो, तो ये आ गया, इसका मतलब ये अंदर क्या बन गया, NB। अब A इंटू NB इक्वल टू 0। अब R क्या दे रखा है, इंटीग्रल डोमेन, तो इसका मतलब A इंटू NB 0 आ रहा है, तो A 0 है या NB 0, तो भी तो आंसर इनका प्रोडक्ट 0 आया है ना। और A हमने क्या ले रखा है, A अपने एक नॉन जीरो एलिमेंट उठा रखा है, तो इसका मतलब NB 0 है, N इंटू B 0 है। ठीक है, अब इसका मतलब N इंटू B 0 है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ A है वो n है, ऑर्डर ऑफ A n है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आ रहा है आपका, NA 0 आ रहा है, यहाँ से NB 0 आ रहा है। ठीक है, और B भी आपका एक नॉन जीरो एलिमेंट है, और आपका जो A है वो भी आपका एक नॉन जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब जब आप n को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा, तो n जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, अगर आप n इंटू C करोगे तब भी 0 आएगा, n इंटू D करोगे तब भी 0 आएगा। तो किसी भी एलिमेंट को आप n से मल्टीप्लाई करो तब आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब n कैरेक्टरिस्टिक हुई ना। ठीक है,
नेक्स्ट देखो थ्योरम नंबर 3, इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। आपने एक इंटीग्रल डोमेन दे रखी है, हमने वो मान ली इंटीग्रल डोमेन आर, ठीक है। उसका आपने क्या लिया, एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाया इस आर का, वो मान लिया ए, ठीक है। अब इस ए का जो ऑर्डर है वो हमने मान लिया एन, ठीक है, समझ में आया। द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन आर है, उसका एक नॉन जीरो एलिमेंट हमने उठाया ए, उसका जो ऑर्डर है वो हमने क्या मान लिया एन, तो वो ऑर्डर है ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज सेम। ध्यान से देखना इसमें क्या है, यानी कि इस इंटीग्रल डोमेन में से आप जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाओगे उन सबका ऑर्डर जो है सेम होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं इंटीग्रल डोमेन आर, उसमें से एक नॉन जीरो एलिमेंट हमने उठाया जो कि है ए, ठीक है, और उस ए का हमने ऑर्डर मान लिया एन, ठीक है। हमने फिर लेके चले बी, अब बी एक दूसरा नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिया आर। अब अगर एन का ऑर्डर जीरो है तो हम दिखा देंगे कि बी का ऑर्डर भी जीरो है, और अगर जो एक सेकेंड, मतलब ए का ऑर्डर जो एन है, यानी कि अगर एन जीरो है यानी कि ए का ऑर्डर जीरो है तो हमें बी का ऑर्डर भी जीरो दिखाना है, और अगर ए का ऑर्डर जो कि एन है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हमें दिखाना है जो बी का ऑर्डर है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आर एक इंटीग्रल डोमेन है, उसमें जितने भी आप नॉन जीरो एलिमेंट उठाओगे उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा। तो हमने आर एक इंटीग्रल डोमेन ली, ए हमने उसका एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाया, उस ए का ऑर्डर हमने एन मान लिया। अगर एन जीरो है यानी कि अगर ए का ऑर्डर जीरो है तो बी का ऑर्डर भी जीरो होगा, और अगर ए का ऑर्डर ग्रेटर देन जीरो है तो बी का ऑर्डर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो जब एन जीरो है यानी कि ए का ऑर्डर जीरो है, ठीक है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ए पे एन टाइम्स ऑपरेशन लगा रहे हो तो आंसर जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये तो हुआ ना कि भाई एन अगर ऑर्डर है ए का, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे एन टाइम्स ऑपरेशन लगा रहे हो तब आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर जीरो है, इसका मतलब और कोई नंबर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आप उसको ए से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आ जाए, क्योंकि ऑर्डर तो जीरो है ना, ऑर्डर तो लीस्ट नंबर होता है ना। ऑर्डर की डेफिनेशन हमने पढ़ा है, ग्रुप वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी ये चीज़, ऑर्डर की डेफिनेशन समझ में आया कि और कोई पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आप उस के को ए से मल्टीप्लाई करो आंसर जीरो आ जाए, क्योंकि ये तो क्या है आपका लीस्ट नंबर आएगा ना एन, जो एन ही जीरो है, ठीक है। ऑर्डर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इससे नीचे तो कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि भाई जो बी का ऑर्डर है ना वो एम है। अब हमें क्या दिखाना है कि बी का ऑर्डर जो है वो किसके बराबर है, एन के बराबर, यानी कि जीरो है। हम लेके चलते हैं कि जो बी का ऑर्डर है वो जीरो नहीं है, वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमने बी को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करा तब आंसर जीरो आ रहा है, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि भाई बी का ऑर्डर क्या है, एम है। तो बी का ऑर्डर एम है, इसका मतलब क्या है कि हम बी को एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर जीरो आ रहा है। ए सेम इसी तरह कर रहे हैं हम, यहाँ पे ए को आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम बी को हमने ये लिख दिया, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे से बी कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या दे रखी है आपको, इंटीग्रल डोमेन दे रखी है आर, तो इसका मतलब या तो एम ए इक्वल टू जीरो है या बी इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और बी क्या है आपका, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब एम ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है। एम ए इक्वल टू जीरो है, अब एम ए इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि जब आपने एम को ए टाइम्स मल्टीप्लाई करा तब जीरो है, बट यहाँ क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता जिसको आप ए से मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो आ जाए एक्सेप्ट एन, तो ये चीज़ तो गलत हो गई ना आपकी, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। कब कॉन्ट्रडिक्शन आई है, जब हम एम को ग्रेटर देन जीरो लेके चल रहे हैं, इसका मतलब एम जो है ग्रेटर देन जीरो नहीं है, एम जो है वो इक्वल टू जीरो है, यानी कि जो ऑर्डर है बी का वो जीरो आ गया, ऑर्डर ऑफ ए भी जीरो था, ऑर्डर ऑफ बी भी जीरो आ गया, ये हमें दिखाना था यहाँ पे, ठीक है। आगे अब मान लो जो ऑर्डर है आपका ए का वो यानी कि एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो अब हमें दिखाना है कि जो एम है और एम क्या है बी का ऑर्डर वो भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब देखो एन ए का ऑर्डर है, इसका मतलब ए को जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आएगा। अब पीछे बी मल्टीप्लाई कर दो, एन ए को ऐसे खोल दो, पीछे बी है ही, फिर इसको अंदर बी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर ए बाहर कॉमन ले लो, इस तरह से कर दो, करते आ रहे हैं बहुत बार हम पिछले क्वेश्चन में, पिछले थ्योरम में भी, ठीक है। अब आर इंटीग्रल डोमेन है तो या तो एन बी इक्वल टू जीरो होगा या ए इक्वल टू जीरो होगा, और ए हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया ही था स्टार्टिंग में, तो यानी कि एन बी जीरो आ गया। एन बी जीरो है, इसका मतलब जब कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ही, जब हमने पढ़ा था ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट, जो पढ़ा था चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा था ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट, कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्डर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एन है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एन है, और ऑर्डर ऑफ बी हमने लेके क्या चले थे, हम एम लेके चले थे ना, ऑर्डर ऑफ बी को हम एम लेके चले थे, और यहाँ पे आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है, तो एम बी इक्वल टू जीरो,
इतना यहाँ तक समझ में आया, इसे ये छोड़ दो। अब देखो हमने लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे, इसे छोड़ो, ये छोड़ो, सिर्फ इतना देखो, हम लेके चले थे कि जो बी का ऑर्डर है वो एम है। इसका मतलब बी को जब आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर 0 आएगा। अब जैसे हमने ऊपर करा वैसे ही करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको खोल दिया, ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पीछे बी ले लिया, ये आ गया। अब आर एक इंटीग्रल डोमेन है, तो या तो बी 0 होगा या एम ए 0 होगा, तभी आंसर 0 आया है। बी 0 हो नहीं सकता क्योंकि हम बी को लेकर चले एक नॉन जीरो एलिमेंट, यानी कि एम ए 0 है। अब एम ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अब जब कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो तो ये लिखते हैं, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो तो ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट आपका कि ऑर्डर ऑफ बी जो ऑर्डर ऑफ ए है वो बराबर है किसके, एन के बराबर है। नेक्स्ट थ्योरम 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में बहुत बार आ जाती है। इसने क्या बोला है, कोई भी इंटीग्रल डोमेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है या तो वो 0 होगी या प्राइम नंबर होगी, ठीक है। हम इस इंटीग्रल डोमेन को मान लेते हैं आर, और इस आर का हम एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाते हैं ए, ठीक है। अगर ए का जो ऑर्डर है वो 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक आर हो गई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक भी 0 हो गई, हमें पता ही है ये चीज़ तो कि भाई इंटीग्रल डोमेन की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ दैट नॉन जीरो एलिमेंट। तो अगर हमने इस इंटीग्रल डोमेन का एक नॉन जीरो एलिमेंट ए उठाया, अगर वो ए का ऑर्डर 0 है तो उस आर की कैरेक्टरिस्टिक भी 0 हो गई, ठीक है। अब हमने मान लिया कि जो उसका ऑर्डर है वो 0 नहीं है, तो जो ऑर्डर है ए का वो हमने पी मान लिया, जो पी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर भी पी होगी बाय दिस थ्योरम, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो पी है वो एक प्राइम नंबर है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे, मान लो पी एक प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है, तो अगर पी एक कॉम्पोजिट नंबर है तो उसको हम 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 2 की फॉर्म में, जहाँ पे जो ये P1 है 3 है, और जो ये P1 जो है 0 से बड़ा होगा, और जो P2 है वो कहीं ना कहीं इस P से यानी कि 6 से छोटा होगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई, ये कैसे लिखी, यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो अब R जो है आपका क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। और A क्या है आपका, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। यानी जब आप A स्क्वायर करोगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आर एक इंटीग्रल डोमेन है, सिंपल सी बात ये है। तो a इंटू ए करोगे और a नॉन जीरो, तो a स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब a स्क्वायर एक नॉन जीरो एलिमेंट है आर का, तो a स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो p होगा। थ्योरम 3 हमने देखी है ना, ये थ्योरम 3 में यही तो बता रखा है आपको, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर पी है, इसका मतलब ए स्क्वायर को पी बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा। अब पी को हमने क्या लिखा है, P1 P2, तो पी को ये लिख दिया। अब एक ए यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए P है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ऑर्डर ऑफ ए P है, इसका मतलब या तो P1 ग्रेटर देन 0 होगा या या तो P1 ग्रेटर देन P होगा या P2 ग्रेटर देन P होगा। लेकिन P1 और P2 तो P से छोटे ही होंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इस हमने मान के चला था कि P कंपोजिट नंबर है और ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब P जो है इट मस्ट बी अ प्राइम नंबर। एक बार थ्योरम को धीरे से रीड करोगे, लिख के देखोगे तो इजीली हो जाएंगी, कुछ है नहीं। 5.2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन फिर आपका जो ये चैप्टर है ये कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।